सो लेट्स वी स्टार्ट अगेन, क्योंकि बीच में हम लोगों ने थोड़ा सा रोक दिया था, तो मैं फिर स्टार्ट कर रही हूँ ये चीज़ के लिए। तो जैसे कि हम लोगों ने थोड़ा सा इसके बारे में जाना था, इंट्रोडक्शन एआई प्रोजेक्ट सेकंड, राइट। तो जिसमें मैंने काफ़ी चीज़ें बता देते हैं, इसमें ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं। अब मैं मॉडलिंग के बारे में बताऊँगी, थोड़ा सा स्टेज नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। प्रॉब्लम स्कॉपिंग मीन्स होता है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको स्कॉप कर लेना। फिर आपका आता है डेटा एक्विजिशन। डेटा एक्विजिशन, डेटा रिक्वायर करना, एक्वायर कर लिया। फिर उसके बाद आपका आता है डेटा एक्सप्लोरेशन। अब डेटा एक्सप्लोर किया, ठीक है, सारी चीज़ें क्या हैं। फिर उसके बाद मॉडलिंग। अब डेटा पूरा सा जो हमने एक्सप्लोर किया, अब एक्सप्लोर करने के बाद अब डेटा फीड करने का टाइम पाया, ठीक है। तो उस चीज़ में, उस कंडीशन में जो स्टेज हुआ वो मॉडलिंग में है, ठीक है। तो जैसे मैं बता रही हूँ, द डिज़ाइन फेज इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेज। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है, क्यों? क्योंकि तीनों प्रोसेस होने के बाद ये चौथा है जिसमें हमें मॉडलिंग करना है। इन द एआई प्रोजेक्ट साइकिल, ensuring that AI system function effectively, डेटा मॉडलिंग इज अ फाउंडेशनल स्टेप। ये एक सबसे मेन इम्पॉर्टेंट मॉडलिंग है, जिसमें से हमें एआई डेवलपमेंट प्रोसेस का ये हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? हैपनिंग बिफोर मॉडल ट्रेनिंग, ठीक है। मॉडल ट्रेनिंग, जो भी हमारी जितने भी ट्रेनिंग्स वगैरह होंगी, क्योंकि हमने 3 तरीके के प्रोसेस स्टेज को तो कंप्लीट कर लिया। अब जो ट्रेनिंग जो हमारे प्रैक्टिकल करने का चांसेस है वो मॉडलिंग में। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट डेटा एंटिटीज, इंश्योरिंग दैट द एआई मॉडल कैन अंडरस्टैंड द कनेक्शंस एंड डिपेंडेंसीज विद द डेटा। अब मैं थोड़ा सा एक चीज़ करके बताती हूँ। जैसे कि हमारे ये एआई मॉडल्स हैं, ये हमारा जो है एक सर्कल है, पूरा बिग डेटा के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। ये हमारा पूरा जो सर्कल है वो एआई हो गया, ओके। अब ये जो पूरा हमारा जो है इतना बिग डेटा, ये एआई है। तो इसी एआई पार्ट्स को हमने एआई मॉडल्स को 2 तरीके में डिवाइड किया है। पहला तरीका हो गया आपका, जैसे विच काइंड ऑफ डेटा यू आर डीलिंग विद। फर्स्ट, लर्निंग बेस्ड। ये हमारा जो हमारे एआई डेटा होते हैं, एक हो गया हमारा लर्निंग बेस्ड, ओके। और दूसरा हमारा जो हो गया वो रूल के बेसिस के हिसाब से हो गया, रूल बेस्ड, ठीक है। अब ये जो हमारा एआई मॉडल्स है, एआई मॉडल्स हमारा जो होता है रूल बेस्ड और लर्निंग बेस्ड। लर्निंग बेस्ड भी हमारे 2 तरीके के होता है। एक हो गया हमारा मशीन लर्निंग और दूसरा हो गया डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग और दूसरा हो गया डीप लर्निंग, ओके। अब सुनो, ये जो एआई बेस्ड है, हमारे 2 तरीके के जो मॉडल्स है उसमें लर्निंग बेसिस पे डिवाइड कर दिए गए हैं। तो ये हमारा जो एरिया होगा एआई के अंदर, वो हमारा हो गया मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग के अंदर भी जो हमारी लर्निंग होती है वो हो गया डीप लर्निंग। अब मैं आपको एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ। अगर हमारे एआई के अंदर जो जितने भी ए मॉडल्स वगैरह है, जितने भी, जैसे मान लेते हैं जो भी एक काम अगर ह्यूमन ने मशीन से करवा दिया, तो दैट्स हम कह सकते हैं कि हाँ वो एआई मॉडलिंग के अंदर आती है, ठीक है। अब एआई मॉडलिंग के अंदर आता है। अब मान लेते हैं ये जो मशीन लर्निंग है अगर एआई के अंदर आ रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि हमारा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। बट मशीन लर्निंग को हम नहीं कह सकते कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। फिर उसके बाद अगर डीप लर्निंग की बात करें, तो डीप लर्निंग जो होते हैं वो मशीन लर्निंग के अंदर आता है। लेकिन मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग आ सकता है, लेकिन डीप लर्निंग के अंदर हम मशीन लर्निंग को काउंट नहीं कर सकते। आई होप इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा तो ऑटोमेटिकली आपको मॉडलिंग चीज़ें समझ में आ गए होंगे। एडिशनली कंपेरेटिव एनालिसिस परफॉर्म टू अंडरस्टैंड द एडवांटेजेस। अगर जब हम मॉडलिंग करते हैं, तैयार करते हैं, तो मॉडलिंग करते वक्त हमें ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि उसको समझ में आए, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। जैसे जो मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग डेटा फीचर्स को बहुत अच्छे से समझता है। एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि ह्यूमन है, ये मान लेते हैं ये ह्यूमन है, इसके आँख बना दिए हमने, इसका ये मुंह बना दिया, इसके कान बना दिए, ये ठीक है। एक ये ह्यूमन है अपने पास, और एक हमने यहाँ पे बना दिया, जैसे सपोजिट यहाँ पे कैट बना दिया। आप कैट आप बना लो जैसे भी बनाना है, ठीक है। हमारे पास 2 तरीके हैं। अब मुझे मशीन लर्निंग करवानी है, ठीक है। तो मशीन लर्निंग को करवाने के पहले हमें उसको डेटा फीचर्स देने पड़ेंगे। डेटा पूरा एक्सप्लोर कर उसको डेटा फीचर्स देने पड़ेंगे ना। डेटा फीचर्स में क्या है, या तो मैं इधर लिख दूँ कि जैसे कि इन दोनों में जितने भी डिफरेंसेस है, जितने भी फीचर्स हैं वो सारे मैं यहाँ लिख दूँ। जैसे ईयर, ठीक है, और क्या फीचर्स है, बॉडी हो गया, ठीक है, और आइज़ हो गया,
ऐसे करके मैंने बहुत सारे 10 प्रकार के फीचर्स लिख दिए, तब जाके हमारा क्या करेगा, मशीन लर्न कर पाएगा, इन सब चीज़ों को मशीन लर्न कर पाएगा, तब जाके बता पाएगा कि ये जो है वो ह्यूमन है, ठीक है, और ये जो है ये एक कैट है, एक एनिमल है। ओके, तब जाके वो मशीन इन फीचर्स के बेसिस पे, डेटा फीचर्स के बेसिस पे मशीन लर्निंग हो पाती है। बट अगर मैं बात करूँ डीप लर्निंग की, ठीक है, ये डीप लर्निंग की, तो डीप लर्निंग में डेटा फीचर्स की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क की ज़रूरत होती है, न्यूरल नेटवर्क। अब नेटवर्क तो आपने देखा ही है, जानते हो कि नेटवर्क पूरा भूजाल की तरह होता है, उसी तरीके के जाल में ऐसे ये बहुत सारे फीचर्स होंगे, वहाँ पे फीचर्स नहीं प्रोवाइड कराने की ज़रूरत होती है, ठीक है, वहाँ पे वो खुद ऐसी जैसे मशीन फीचर्स जो कि वो खुद सीख लेता है, इसको डेटा फीचर्स सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो केवल न्यूरल नेटवर्क के बेसिस पे सीखे। अब ये न्यूरल नेटवर्क है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है, उस बेसिस पे ये हमारा डीप लर्निंग हो जाता है, जिसके बेसिस पे आजकल जितने भी आपने देखे होंगे डीप लर्निंग बेसिस पे भी आपके कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स हैं और मशीन्स एंड डिवाइसेस हैं, ठीक है। लेकिन हम एआई को, जितने भी सारे एआई हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि वो सारी मशीन लर्निंग है, क्योंकि वो एआई मशीन लर्निंग के अलावा भी चीज़ें हैं और डीप लर्निंग के अलावा भी चीज़ें हैं। तो जितने भी सारे एआई डिवाइसेस हैं उसको सारे सभी को हम मशीन लर्निंग नहीं कह सकते। हाँ, मशीन लर्निंग जितने भी डिवाइसेस हैं उन सबको हम एआई बोल सकते हैं। जितनी भी डीप लर्निंग डिवाइसेस, डीप लर्निंग से रिलेटेड डिवाइसेस हैं, उन सबको हम मशीन लर्निंग कह सकते हैं, लेकिन जितने भी मशीन लर्निंग है उनको हम डीप लर्निंग नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है। मशीन लर्निंग करता है डेटा फीचर्स के बेसिस पे, और डीप लर्निंग जो होता है वो उसको डीप लर्निंग को डेटा फीचर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसको केवल न्यूरल नेटवर्क के अपने आप कैच कर लेगा और लर्न करके आपको दे देगा, इसीलिए इसको डीप लर्निंग बोला जाता है। ओके, इसको डेटा फीचर्स की जरूरत नहीं होती है। ओके, चलो, तो यहाँ पे देखो, एडिशनली कंपैरेटिव एनालिसिस ऐसी मॉडलिंग में होता है कि उसको केवल अंडरस्टैंड कराया जाता है, वो अपने आप पता लगा लेगा कि एडवांटेजेस है कि वो डिसएडवांटेजेस है वो मॉडल। दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन दैट अलाइंस विद द प्रोजेक्ट गोल्स एंड कॉन्स्ट्रेंट्स। द डिजाइन फेज ऑफन इन्वॉल्व्स आइटरेटिव रिफाइनमेंट। आइटरेटिव रिफाइनमेंट के स्टूडेंट ये लिख लीजिएगा, वेयर इनिशियल मॉडल्स आर फाइन ट्यून बेस्ड ऑन द फीडबैक एंड प्रिलिमिनरी टेस्टिंग। इस मॉडलिंग के अंदर हम वो फीडबैक कैसा है, टेस्टिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें हम बेटर कर सकते हैं। अच्छा, एक लाइन यहाँ मिस कर दिया मैंने, द क्वालिटी ऑफ द डेटा मॉडल सिग्निफिकेंटली। जो हमारी डेटा मॉडल हम तैयार कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग, ठीक है, तो उस क्वालिटी, जितने हम मॉडल को उतना अच्छे से एक्सप्लोर करके, एक्वायर करके, प्रॉब्लम का स्कोप करके हम जितना अच्छा डेटा क्वालिटी देंगे, उतना ही एआई मॉडल जो हम तैयार करें उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, और जितना अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो उतने ही अच्छे वेल स्ट्रक्चर डेटा देंगे हम। थोड़ा उल्टा अनस्क्रम्बल नहीं देते हैं उसको, बहुत अच्छे से डेटा हम अगर सामने प्रोवाइड कराते हैं तो उतनी ही अच्छे तरीके से वो बेटर लर्न कर पाएगा, और उतने ही 100% एक्यूरेसी के साथ वो प्रेडिक्ट करेगा, और जिस बेसिस पे आप मॉडलिंग तैयार कर रहे हो। आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि जो डीप लर्निंग होते हैं वो ऐसे मशीनें होते हैं जो अपने आप ही डेटा फीचर्स सीख लेता है, उसको डेटा फीचर्स देने की ज़रूरत नहीं होती है, कैसे, जैसे मशीन लर्निंग को देने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब थोड़ा सा एवोल्यूशन के बारे में जानते हैं। एवोल्यूशन क्या करते हैं, अब ये टेस्टिंग फेज है कि जो हमने मॉडलिंग तैयार किया ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एक्सप्लोरेशन, डेटा एक्विजिशन, जिसको हम एक्वायर करते हैं और प्रॉब्लम स्कॉप कर लिया, उसके बाद हमारा एक मॉडलिंग तैयार हो गया, एक्यूरेट मॉडलिंग। एक्यूरेट मॉडलिंग तो तब जब आपका डेटा बहुत क्वालिटी बेसिस पे होगा। अब टेस्टिंग का फेज आया, तो द टेस्टिंग फेज ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल इज ए क्रिटिकल स्टेप। यहाँ पर फाइनल राउंड होता है वे द मॉडल परफॉर्मेंस, जो भी आपका मॉडल का परफॉर्मेंस जितना ज़्यादा आपने एनहांस किया है, इज एवल्यूटेड टू इंश्योर इट मीट्स द प्री डिफाइंड गोल्स एंड रिक्वायरमेंट्स। जितना आपने उससे उम्मीदें लगाई हैं उसी हिसाब से वो आपका मॉडलिंग परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। इफ द मॉडल डज नॉट फुलफिल द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स, मॉडिफिकेशंस मे बी नेसेसरी। तो हो सकता है कि कुछ उसमें चांसेस हो। वंस द डेवलपर इंश्योर, जब एक बार डेवलपर ने ये चीज़ देख लिया कि उसमें जितने भी हैं सब रिजल्ट सेटिस्फाइड है एंड अलाइंड है जितना हमें चाहिए था प्रोजेक्ट्स गोल के हिसाब से, तो एआई प्रोजेक्ट प्रोसेस टू द डिप्लॉयमेंट फेज। जब हमारी ये एवोल्यूशन टेस्टिंग फेज कंप्लीट हो जाता है
जितना भी वो डेवलपर सेटिस्फाइड हो जाता है कि हमने एआई मॉडल बहुत अच्छे से तैयार किया है, तब वो नेक्स्ट स्टेप आता है डिप्लॉयमेंट फेज, कि वो स्क्रैम्बल है अनस्क्रैम्बल है, ठीक है, यूज़ करना, यूज़ सही है कि नहीं है, इस तरीके का। तो इसका मतलब क्या होता है कि दिस मीन्स द प्रोजेक्ट विल बी ट्रांसिशन इनटू एन ऑपरेशनल स्टेट, क्योंकि वो अब यूज़ करने लायक हो गया है, where it is fully implemented and handed over to the end users of practical use। अब लास्ट में कस्टमर यूज़ कर सकते हैं, बट उससे पहले लास्ट स्टेज होता है कि इसको इम्प्लीमेंट, कहते नहीं है कि हम सामने वाले को तब यूज़ करने के लिए दे सकते हैं जब हम फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाए, वही लास्ट स्टेज है डिप्लॉयमेंट। अब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। इन दिस फेज द बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल is seamlessly integrated into the production environment. This integration involves implementing the model in real world setting, यानी कि अब हम लोगों के हाथ में दे सकते हैं where it can be used for practical application। ओके, ये लाइन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। लास्ट में प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं उसको, एडिशनली किसी को भी आप दे सकते हो। इसके अतिरिक्त दिस स्टेज रिक्वायर सेटिंग अप अ सिस्टम फॉर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग टू एंश्योर दैट द मॉडल कंसिस्टेंटली डिलीवर एक्यूरेट, क्योंकि हमें एक बार नहीं, उसको कई बार यूज़ करना है। कोई भी आपके हाथ में एआई मॉडल्स लगता है, रूम्बा लगता है, कोई भी चीज़ एआई मॉडल्स लगता है, क्योंकि हम उसको कंसिस्टेंटली यूज़ करने वाले हैं ना, एक बार तो है नहीं, क्योंकि उसका पर्पज़ ही था कंसिस्टेंटली मॉडल्स को यूज़ करना विथ एक्यूरेट and reliable results over time. Ongoing maintenance is also established to address any potential issues that might arise, such as changes in the data। अगर डेटा में कुछ चेंजेस हो जाता है डिप्लॉयमेंट लेवल पर, तो इवॉल्व रिक्वायरमेंट्स या जो परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन होता है, द गोल इज टू, तो उन सबको पूरा कमी पूरा कर देंगे। द गोल इज टू सस्टेन द मॉडल्स इफेक्टिवनेस, गोल इज टू सस्टेन द मॉडल इफेक्टिवनेस, कि अब हम लोगों के हाथ में दे सकते हैं अडॉप्टिंग एज नीडेड टू मेंटेन ऑप्टिमल परफॉर्मेंस and ensure that the solution remains valuable and efficient throughout its life cycle। इस तरीके से ये एआई का लाइफ साइकिल इस तरीके से चलता रहता है। प्रॉब्लम स्कोपिंग, प्रॉब्लम को स्कोप करना, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, 4 Ws के बेसिस पे बता दिया है। डेटा एक्विजिशन, डेटा एक्वायर करना, फिर उसको एक्सप्लोर करना कि कहाँ कहाँ से डेटा आपका मिल सकता है, वो मतलब कि लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा बढ़ा देना। फिर उसके बाद हमारा स्टेज आता है, ये मेन स्टेज है मॉडलिंग। मॉडलिंग में हमारा चीज़ें मतलब कि ये ध्यान रखना, द क्वालिटी ऑफ द डेटा मोर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द एआई मॉडल। जितना मॉडलिंग स्टेज पे आप इतने मुश्किल से आए, तो परफॉर्मेंस तभी आपकी क्वालिटी आएगी जब आपका क्वालिटी ऑफ डेटा होगा, वेल स्ट्रक्चर्ड डेटा होगा। उतने ही ईजिली तरीके से डीप लर्निंग हो या मशीन लर्निंग हो, वो बेटर लर्न कर सकती है, और बेटर लर्न करने के बाद तब वो एक्यूरेट प्रेडिक्शन से एक्यूरेट रिजल्ट देगा। फिर जो लास्ट में आता है एवोल्यूशन, ये टेस्ट वाला फेस होता है, जैसे हमने टेस्ट वगैरह कर लिया होता है। जब सारे रिक्वायरमेंट्स हमारे सेटिस्फैक्ट्री होता है, तब हमारा डिप्लॉयमेंट होता है, जहाँ पर डिप्लॉयमेंट में क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल यूजेस के लिए वो अवेलेबल होता है, रियल वर्ल्ड सेटिंग्स, ठीक। आई होप ये एआई मॉडल्स आपको क्लियर हो गया होगा। ये कुछ क्वेश्चन एआई रोबोट, इसमें आपको 4 Ws के बारे में लिखना है, और वो 4 Ws क्या है, किस तरीके से करना है, ये प्रॉब्लम स्कोपिंग के अंदर आते हैं, ये याद रखना। ये जो हमारे एआई मॉडल्स होता है, प्रॉब्लम स्कोपिंग के अंदर 4 Ws आता है, ठीक है। उन चारों के नाम के साथ साथ एक एक लाइन एक्सप्लेन करना है, और इसमें कुछ आपको लिखना है, विच विजुअल टूल्स विल यू यूज टू ट्रांसफॉर्म द रो डेटा इनटू विजुअल फॉर्मेट। आप चार्ट लिख सकते हैं, क्योंकि इसने क्या पूछा है, कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो विजुअल फॉर्मेट में आपको दिखाता है। आपका एक चार्ट हो गया, ठीक है, कैनवा हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें यहाँ पर लिख लेना। आपके पाई चार्ट्स, ये जितने भी पाई चार्ट, बार चार्ट्स, ये सब चार्ट्स के अंदर आता है, ठीक है। कैनवा हो गया, बहुत सारे यहाँ पे 4 प्रकार के विजुअल टूल्स आप लिख सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कंसिडर अ गिवन सिनेरियो टू अंडरस्टैंड द एआई प्रोजेक्ट साइकिल। अब यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे आपको चीज़ें अच्छे से और एक्सप्लेन की गई है। एक हाई स्कूल एम्स टू एनहांस इस वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बाय एनकरेजिंग स्टूडेंट्स। एक हाई स्कूल में एक टारगेट दिया गया है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है, बच्चों को हमें थोड़ा सा इनक्रीज करना है, कि जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट है उस पर थोड़ा सा गौर फरमाया जाए, एंड स्टाफ टू रिसाइकिल करेक्टली। हाउएवर मैनी पीपल एक्सीडेंटली पुट वेस्ट इनटू अ रॉन्ग बिन्स, क्योंकि हमारे डस्टबिन होते हैं, एक डस्टबिन 2-3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सूखा और गीला 2 प्रकार के होते हैं, जो सूखा गीला अलग अलग रखा जाए, बट हम क्या करते हैं, put waste into the wrong bins, which contaminates recyclable materials and increasing waste and sand to the landfills.
टू एड्रेस दिस चैलेंज, ये एक चैलेंज हुआ, द स्कूल डिसाइड टू डेवलप एन AI पावर्ड सिस्टम कैपेबल फॉर ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाइंग एंड सॉर्टिंग वेस्ट। जैसे कि हम अगर एक डस्टबिन में बहुत सारा कूड़ा डालते हैं, चाहे गीला हो चाहे कैसा भी हो, तो हमें एक AI पावर्ड सिस्टम लगाना है जो कि खुद आइडेंटिफाई कर दे कि गीला कौन से, सूखा कौन से, जो भी आपको जैसे इस्तेमाल करवाना है, कि जैसा भी आपको इस्तेमाल करना है, कि वो जो एक वेस्ट हमारे सामने है डस्टबिन, वो सूखे वाले सूखे के पास चला जाए और गीला वाला गीले के पास चले जाए, इस तरीके का। ये तो मैंने अपना खुद का एग्जांपल दिया, आप खुद अपना दे सकते हो कौन सा किस तरीके का आपको सॉर्टिंग वेस्ट करवाना है, thereby improving recycling efficiency and reducing environment impact। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ AI प्रोजेक्ट साइकिल है, जिसमें एक प्रॉब्लम स्कोपिंग में जो आपका ऑलरेडी है, द गोल ऑफ दिस स्टेज टू डिफाइन द प्रॉब्लम एंड आउटलाइन इस प्रोजेक्ट्स। आपका ऑब्जेक्टिव, गोल, गोल की बात की है, गोल क्या है, इसका पर्पस क्या है ये सब करने का, address the problem of incorrect waste disposal which leads to ineffective recycling efforts at the school। The objective is to create a system, एक system create करो that can identify different types of waste। बहुत प्रकार के वेस्ट होता है, जैसे लंच का वेस्ट अलग होता है, पेंसिल शॉप का वेस्ट अलग होता है, प्लास्टिक का अलग होता है, पॉलीथीन का अलग होता है। तो वो क्या कर सकते हैं, सॉर्ट देम करेक्टली इनटू अ रिसाइकलिंग, कंपोस्ट और ट्राश बिन्स। रिसाइकलिंग, जो रिसाइकलिंग वाली चीज़ें, ये 3 तरीके के आप वेस्ट अलग कर सकते। रिसाइकलिंग वाली चीज़ें वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर दे, ऐसा फीचर्स। कंपोस्ट के लिए, कंपोस्ट के लिए कर दे, जैसे कि फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स के कुछ छिलके वगैरह, या ट्रांसबिन जो हमारे यूज़ लाइक नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के आपके हैं, यहाँ तो 2 5 4 प्रकार के आपके प्रॉब्लम कैनवास जो ऑलरेडी बताए हैं आपको। To understand the step-by-step process of problem solving, we use a method called the 4W problem canvas। This approach helps to identify 4 critical parameters। Okay? किस लिए? For solving a problem effectively। Who, what, where, why। प्रॉब्लम स्कोपिंग के अंदर आता है। तो सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम स्कोप करेंगे कि कैसे कैसे करना है। पहले तो ये पता करो हु आर द स्टेक होल्डर्स। देखो कौन कौन किस चीज़ के लिए हम दावेदारी करते हैं। देखो हु में ये जो एक तो एग्जांपल आ गया, क्या एग्जांपल फिर बता रही हूँ। AI मॉडल हमें तैयार करने क्या कि वो खुद आइडेंटिफाई कर ले कि रिसाइकलिंग, कंपोस्ट और ट्राश बिन्स में ये अपने आप सॉर्ट करते हैं। तो अब हम आते हैं प्रॉब्लम स्कोपिंग पे। प्रॉब्लम स्कोपिंग में 4 प्रकार के प्रॉब्लम्स को अलग अलग सॉल्यूशन दे दिया। पहला दे दिया कि स्टूडेंट्स के लिए भी है, टीचर्स के लिए भी, स्कूल स्टाफ जो जो वो डस्टबिन यूज़ करते हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि हमने स्कूल के पर्पस के हिसाब से ये तैयार किया है। तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेस्ट मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स। ओके, ये लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर तीसरा ही पॉइंट है मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग स्टाफ हु मैनेज वेस्ट। दूसरे प्रकार के लोग हो गए। देखो 3 प्रकार के लोग हो गए कि कौन कौन ये इस्तेमाल कर सकता है। पहला स्टूडेंट, टीचर, ये सब। दूसरा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, और तीसरा हमारे जो जितने भी क्लीनिंग स्टाफ है उनके लिए। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट दैम। हु का क्लियर हो गया पॉइंट, अब व्हाट का क्लियर करते हैं। ठीक है, व्हाट में ये भी आ गया, ये भी आ गया। देखो व्हाट डू यू नो अबाउट दैम। स्टेकहोल्डर ऑफन लैक क्लैरिटी अबाउट प्रॉपर रिसाइकलिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, स्टेक होल्डर जो हमारे रिसाइकलिंग प्रैक्टिसेस वो कर सके। मेंटेनेंस स्टाफ डिवोट कंसिडरेबल टाइम फॉर हैंडलिंग प्रॉपरली एंड सॉर्टिंग। वो मेंटेनेंस स्टाफ, ये मेंटेनेंस क्लीनिंग स्टाफ में ही आपका हो गया स्टेक होल्डर्स टूल्स एडमिनिस्ट्रेटर, ये वाला। ठीक है, ये एक पॉइंट ही है, एक तरह से मान लेते हैं। अब वॉट की बात करते हैं, वॉट की, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। ये तो हमें पता चल गया स्टेक होल्डर्स कौन है। अब हमें ये देखना है कि प्रॉब्लम क्या आती है। द स्कूल इज एक्सपीरियंसिंग इश्यूज विद इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल वेयर स्टूडेंट्स स्टाफ एक्सीडेंटली पुट वेस्ट इनटू इनकरेक्ट बिन्स। हम लोग 3 प्रकार की चीज़ें हमारे इस लंच टाइम में मिलते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं रिसाइकलिंग कर सकते हैं, कंपोस्ट भी कर सकते हैं, और कुछ नहीं लाए के वो बिन्स में डाल दिया। बट क्या करते हैं, सारी चीज़ें हम एक ही डस्टबिन में डाल देते हैं ना। तो ये प्रॉब्लम है कि इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल वेयर स्टूडेंट्स स्टाफ एक्सीडेंटली पुट वेस्ट इनटू इनकरेक्ट बिन्स, राइट। तो दिस लीड्स टू contamination of recyclable materials, reducing the recycling efficiency and increasing the waste and to landfills। कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं, लेकिन तीनों सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें जो रिसाइकिल नहीं होते हैं, प्लास्टिक की चीज़ें, सबको एक साथ डालने की वजह से क्या होता है, उसको रिड्यूस कर देते हैं, उसकी एफिशिएंसी को, किसके, जो रिसाइकलिंग वाली चीज़ें हैं। या फिर हम उसको वापस लैंडफिल्स के लिए भी भिजवा सकते हैं, बट क्या हो जाता है, उसकी एफिशिएंसी को हम पूरा तरीके से
ख़राब कर देते हैं। एक ये प्रॉब्लम आती है इसमें। दूसरी क्या है, हाउ डू यू नो इट इज़ अ प्रॉब्लम, कैसे पता चलेगी ये प्रॉब्लम है? कोई एविडेंस वगैरह, कोई प्रूफ? तो एविडेंस इंक्लूड्स ओवरफ्लोइंग ट्रांस बिन्स विद मिक्स्ड वेस्ट, सब वेस्ट एक साथ हो जाते हैं, कॉन्टामिनेटेड रिसाइकल बिन्स एंड हायर वेस्ट मैनेजमेंट कॉस्ट, फीडबैक फ्रॉम मेंटेनेंस स्टाफ एंड ऑडिट्स ऑफ वेस्ट कलेक्शन एरियाज। मतलब लोगों से मिलके आप पता कर सकते हो, नहीं तो आपके अपने क्लासमेट से भी पता कर सकते हो। अब आते हैं तीसरा पॉइंट, किसके बारे में बात करेंगे? वेयर। ये रहा, वेयर की बात करें, कहाँ कहाँ, ठीक है। तो व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन विद द स्ट्रगल, ये सारी सिचुएशन कहाँ कहाँ एक्सपीरियंस हो रही है, कहाँ कहाँ हो रही है चीज़ें। तो देखो, कॉमन एरियाज ऑफ द स्कूल, स्कूल के ये टारगेट ऑडियंस हो गई। कहाँ मतलब टारगेट ऑडियंस कौन है अपने? ये जितने भी स्कूल हैं, ठीक है। फ्रिक्वेंटली यूज सच एज कैफेटेरियाज, और कहाँ कहाँ डस्टबिन ज़्यादातर यूज़ होते हैं? कैफेटेरियाज में, हॉलवेज में, क्लासरूम्स में, आउटडोर स्पेसेस में, जहाँ जहाँ डस्टबिन यूज़ होते हैं वहाँ वहाँ वो सारी टारगेट ऑडियंस हो गया। वेयर इज़ द प्रॉब्लम लोकेटेड? एयर विज द हाईएस्ट वेस्ट एनर्जी, सबसे ज़्यादा कहाँ प्रॉब्लम आती है ये? तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा वो हमारा वेस्ट मटेरियल यूज़ होता है। वेयर इनकरेक्ट सॉर्टिंग इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व, ज़्यादातर देखा गया है, ठीक है। ज़्यादातर की बात हुई इसलिए, नहीं तो हमारे घरों में भी होता है। अब चलो यहाँ पे लास्ट आता है हमारा प्रॉब्लम स्कोपिंग, वेयर वो सॉरी वाई। वाई विल द सॉल्यूशन बी अवेलेबल टू द स्टेक होल्डर्स, सॉल्यूशन क्यों मिले? तो देखो, टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट, क्यों सॉल्यूशन चाहिए? तो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट एंड टू लैंडफिल बाय इंश्योरिंग दैट द रिसाइक्लेबल मटेरियल आर प्रॉपर्ली सॉर्टेड, टू इम्प्रूव द स्कूल सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स बाय प्रोमोटिंग बेटर वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। एक तो ये रिसाइकल मटेरियल लैंडफिल्स के लिए हो गया, बेटर वेस्ट मैनेजमेंट स्कूल वगैरह के लिए हो गया, टू एजुकेट, और साथ में एक बेनिफिट ये हो गया कि हमने स्टूडेंट और स्टाफ को एजुकेट भी कर दिया, एडुकेशन दे दिया। तो इम्पोर्टेंस ऑफ रिसाइकलिंग का भी इम्पोर्टेंस भी पता चला। अगर कहीं पर चैप्टर एसएसटी साइंस या एआई में चैप्टर रिसाइकलिंग वाले से रिलेटेड आता भी है, तो कम से कम वो एक रिसाइकलिंग वाले से रिलेटेड चैप्टर वो प्रैक्टिकल बेसिस पे कंप्लीट हो चुका होगा। केवल एक एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी दे सकता है। प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, फॉस्टरिंग एनवायरमेंटल कॉन्शियस कम्युनिटी, ये सारा कंप्लीट। हाउ विल द सॉल्यूशन इंप्रूव? अब अगर ये सॉल्यूशन मिल भी जाता है तो इंप्रूव क्या करेगा सिचुएशन, सब जानते हैं, बट फिर भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। टू डेवलप एन एआई सिस्टम टू ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई एंड सॉल्व वेस्ट टू इंप्रूव रिसाइकलिंग एफिशिएंसी। आई होप इस तरीके के ये प्रॉब्लम स्कोपिंग जो 4 प्रकार की चीज़ें हैं ये क्लियर हो गए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ओके। थोड़ा सा टैम्पलेट देख लेते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट टैम्पलेट, इसको हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट टैम्पलेट कहते हैं। तो आवर हाई स्कूल कम्युनिटी, कौन है भाई स्टेक होल्डर्स? हमारे स्कूल जितने भी कम्युनिटी हैज़ ए प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम आ रही है? एनएफिशिएंट रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग वगैरह या लैंडफिल्स वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। वेयर, कहाँ, कहाँ पर हम किस चीज़ को टारगेट ऑडियंस बना सकते हैं? कैफेटेरियाज हो गया, हॉलवेज हो गया, क्लासरूम, आउटर स्पेस, ये था। क्यों भाई, क्यों क्यों करें, क्यों? तो आइडियल सॉल्यूशन वुड बी एन एआई पावर सिस्टम हम बनाएंगे जिससे कि ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर ले और वेस्ट वगैरह जितना भी सॉर्ट हो जाए। हो गया प्रॉब्लम स्कोपिंग। चलो, ये हमारी 4 प्रकार की चीज़ें पता ही लग गई हैं, तो थोड़ा सा डेटा एक्विजिशन, डेटा एक्वायर करते हैं। कैसे डेटा हमें मिलेगा? द फाउंडेशन ऑफ एनी एआई मॉडल लाइज इन एक्यूरिंग रेलिवेंट एंड एक्यूरेट डेटा। कैसे एक्यूरेट डेटा भाई मिलेगा, कैसे? तो पहला हम करेंगे डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे? गैदर इमेजेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट आइटम्स, जितने भी वेस्ट आइटम्स है, जैसे कि पेपर्स वगैरह हो गए, प्लास्टिक बोटल्स, फूड स्क्रैप्स या उसके रेपर्स वगैरह, या जो नॉर्मली हम ट्रैश वगैरह डस्टबिन में फेंक देते हैं। सोर्सेज कैसे हैं? अब देखो, कलेक्ट डेटा यूजिंग कैमरा इंस्टॉल्ड नियर वेस्ट बिन्स और मैनुअली लेबल इमेजेस कलेक्ट बाय स्टूडेंट्स फॉर ट्रेनिंग। सोर्सेज कैसे? स्टूडेंट्स वगैरह कलेक्ट करवा सकते हैं इमेजेस वगैरह, लेबलिंग करके। डेटा टाइप्स, अब डेटा टाइप्स के लिए क्या? डेटा टाइप्स में कैसा हम डेटा, देखो डेटा हमारे 3 प्रकार के होते हैं, मैं फिर बता देती हूँ। डेटा हमारे 3 प्रकार के होते हैं, जस्ट बाय यूजिंग बाय टेक्स्ट, ठीक है, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोस, ये डेटा। तो डेटा में इमेजेस भी हम ला सकते हैं, फोटोज ऑफ वेस्ट आइटम जितने भी हो रहे हैं विद लेबल कैटेगरी। देखो मैं बता रही हूँ, यहाँ ये लाइंस का मतलब कम समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं हम स्कूल में खाते हैं ऑरेंजेस, ओके, और लंच टाइम में या मोस्ट ऑफ द टाइम और ड्यूरिंग पीरियड्स क्या करते हैं? पेंसिल शॉप, चलो स्टॉप भी हो गया। पेपर्स वगैरह फाड़ना, टेयरिंग पेपर्स भी हो गया। तो इन सब के हम पिक्चर्स निकलवाएंगे कैफ़े से या फिर प्रिंट अपने स्कूल एरिया से,
ये पिक्चर्स निकलवाएंगे तो पिक्चर्स से आइडेंटिफाई करेंगे, तो क्योंकि हमें मॉडलिंग तैयार करनी है ना, तो हमें ऐसे कुछ पिक्चर्स हम निकलवाएंगे जिससे कि वो जो हम एआई मॉडलिंग तैयार करें तो उसमें हम उन पिक्चर्स को दे सकें, मशीन लर्निंग करवा सकें। मशीन लर्निंग के तो वो बाद में देखेंगे। डेटा एक्सप्लोरेशन, अंडरस्टैंडिंग द डेटा इज क्रूशियल टू बिल्डिंग एन, देखो यहाँ पे एनालाइज द डेटा, एक्सप्लोर किया। विजुलाइज द कलेक्टेड इमेज, सारे इमेजेस हमने कलेक्ट कर लिया। एंड चेक इफ देयर क्लियर डिफरेंसेस बिटवीन कैटेगरीज, ध्यान रखना ये क्लियर एक्यूरेट डिफरेंसेस हमें पता होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ द पीछे पढ़ाया था, तो प्लास्टिक का हो या पेपर का हो या फूड वेस्ट हो, या आपको देखो भाई डेटा एक्विजिशन में आपको प्रॉब्लम पूरा कलेक्ट करना है कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, ये सारे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सारी चीज़ें नॉन रिसाइक्लेबल चीज़ें कितने होते हैं, सारी डेटा हमने एनालाइज कर लिया। इनसाइड, यूज डेटा विजुअलाइज टू अंडरस्टैंड विच वेस्ट टाइप इज ऑफन कंफ्यूज, पहले तो ये पता करो कि ये जितने भी चीज़ें हैं ये किस तरीके के हैं, कुछ रिसाइक्लेबल है या नहीं है, कंपोस्ट लायक है या नहीं है, या नॉन कंपोस्ट लायक है, ये सारी डेटा आपको आइडेंटिफाई करना होगा। फिर उसके बाद अलग कर देने हैं। अब आई बात हमारे स्टेज नंबर 4 मॉडलिंग की। अब थोड़ा डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन द मॉडलिंग रिक्वायर्स यूजिंग द राइट एल्गोरिथम एंड ट्रेनिंग अप्रोचेस। एल्गोरिथम सेलेक्शन, एक मशीन लर्निंग तो आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, चूज़ अ मशीन लर्निंग, क्योंकि भाई मैंने फिर बताया कि जो जितने भी एआई मॉडल्स देखते हैं वो सब एआई मॉडल्स होते हैं, लेकिन जितने भी आप है ना उसमें मशीन लर्निंग देखते हो तो उन मशीन लर्निंग को, जितने भी मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं उन सबको एआई नहीं बोल सकते हो, क्योंकि कुछ बिना मशीन लर्निंग के भी तो हुए हैं एआई मॉडल्स। अब देखो यहाँ पे कुछ हैं वो आप पता करो। डीप लर्निंग की बात करते हैं तो डीप लर्निंग यानी न्यूरल्स नेटवर्क्स वगैरह हमारा तैयार हुआ है, तो जितने भी डीप लर्निंग में सबको मशीन लर्निंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि बिना डीप लर्निंग के भी तो मशीन लर्निंग हमारी बनी हुई है ना। और डीप लर्निंग जितने भी मॉडल्स बने उनको हम एआई कहना गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये डायग्राम ध्यान रखना। ओके, तो आपको मशीन लर्निंग आनी चाहिए। इमेज क्लासिफिकेशन सच एज ए कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। देखो आगे डीप लर्निंग की बात, विच इज़ इफेक्टिव इन प्रोसेसिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग इमेजेस, जिससे वो, देखो डीप लर्निंग क्या होता है, बिना डेटा फीचर्स पता किए डीप लर्निंग कर लेता है, और मशीन लर्निंग में डेटा फीचर्स देना पड़ता है। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। चलो आगे देखते हैं। मॉडल बिल्डिंग, डेवलप डिफरेंट मॉडल्स यूजिंग लेबल्ड इमेज, डिफरेंट मॉडल्स बनाने लेबल्ड इमेज टू ट्रेन द एआई टू रिकॉग्नाइज एंड, हमें एआई को ट्रेंड करना है। एआई को कैसे, अभी जैसे मैंने यहाँ पे एप्पल्स बना देती हूँ मैं, भाई मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी भी नहीं है, जस्ट इग्नोर। ये हमारा एप्पल, अरे समझ लीजिए एप्पल ही है। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया कि ये एप्पल है, लेकिन मशीन को कैसे पता चले, इसीलिए तो एआई को बोलते हैं ना आर्टिफिशियल ह्यूमन की बराबरी कर सके भाई। तो हमें मॉडलिंग तैयार करना है। मॉडलिंग तैयार करने के लिए डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, ये इंटरनेट, गूगल, यहाँ पे जैसे सीख सकते हो वैसे आप सीख सकते हो। ठीक है, एवोल्यूशन की बात करते हैं। थ्रो एवोल्यूशन एंड सो द रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी देखते हैं, टेस्टिंग करते हैं। टेस्ट मॉडल, टेस्ट मल्टीपल मॉडल्स टू फाइंड विच वन डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ वेस्ट विद द हाइस्ट एक्यूरेसी। Validation, test the model with new images to see if model can correctly identify items in real time and sort them into the appropriate bins. Or improvement, if the model struggled with a certain item, add more training data or adjust the algorithm parameters to improve accuracy. Okay. चलो डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं। तो डिप्लॉयमेंट, द मॉडल ब्रिंग्स द एआई सिस्टम इनटू रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। मॉडल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट द मॉडल इनटू अ सिस्टम वेयर अ कैमरा एंड डिस्प्ले स्क्रीन आर इंस्टॉल्ड अबव वेस्ट बीन्स, क्योंकि हम जब उसमें डस्टबिन में, ये डस्टबिन अपना, जब एक ह्यूमन आता है और वो कूड़ा यहाँ से ऐसे यहाँ पे फेंकता है, तो उसके अंदर सेंसर लगाओ, जैसे भी आप कैमरा इंस्टॉल करना चाहो, और वो ऑटोमेटिकली कैमरा इंस्टॉल्ड, क्योंकि कैमरा में हमने लगाया था इमेजेस। इमेजेस में जैसे ही इसने यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पर पेंसिल का शॉप करने स्टार्ट किया, तो वो पता कर ले कि ये तो पेंसिल शॉप है, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं ये 3 पार्ट्स डिवाइडेड है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो पेंसिल शॉप यहाँ डाले, क्योंकि ये हमारा कॉलम पेंसिल शॉप का है। इस तरीके का सिस्टम मॉडल इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, ठीक है, जैसे कि कैमरा डिटेक्ट कर लेता है। आगे बात करते हैं। मॉनिटरिंग, कंटिन्यूसली ट्रैक द सिस्टम परफॉर्मेंस मेकिंग श्योर इट करेक्टली आइडेंटिफाइज। अभी ये ध्यान रखना, करेक्ट आइडेंटिफाइज, जितना अच्छे तरीके से आपने मशीन लर्निंग करवाई है,
ठीक है, या इमेजेस आपने ये जो बहुत अच्छे से इमेजेस सेट किए हैं आपने, कलेक्ट इमेज डेटा एक्सप्लोरेशन में किया है, उस हिसाब से आपका यहाँ पर जो आएगा करेक्ट आइडेंटिफाइज कर पाएगा वो। और सॉर्टिंग और बहुत एरर्स, कम एरर्स होगा, जितनी प्रैक्टिस जितना आप उसको एनहांस कर सकते हो परफॉर्मेंस, उतना बेटर रिजल्ट देगा, उतने ही आपका रिड्यूसेस होंगे एरर्स। तो मेंटेनेंस की बात करूँ तो रेगुलरली अपडेट द मॉडल विद न्यू डेटा टू अडाप्ट टू चेंजेस इन वेस्ट टाइप्स और इंट्रोड्यूस न्यू कैटेगरी। मान लेते हैं आपने भी 3 प्रकार के वेस्ट मटेरियल्स की पहचान है, अब मान लेते हैं किसी बच्चे ने अनार का छिलका फेंक दिया, वो तो अनार था ही नहीं उस कॉन्सेप्ट में, तो वो डस्टबिन को कैसे पता चला, क्योंकि वहाँ तो हमने कैमरा डिटेक्शन में तो वो अनार वाला इमेजेस दिया ही नहीं था। तो आप क्या करोगे, उसको फिर से आप वो चेंजेस करोगे, उसको रेगुलरली अपडेट करोगे मॉडल को, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम में जब आप मॉडल को अपडेट कर दोगे, फिर जब नेक्स्ट टाइम कोई अनार का छिलका फेंके तो दैन वो अलग ऑटोमेटिकली सॉर्टिंग हो जाए। ठीक है, इस तरीके का होता है, क्योंकि आपने देखा होगा ना कि फ़ोन में भी फीचर्स होता है, फ़ोन में भी अपडेट का हमेशा आता रहता है, कभी 1 वीक में तो कभी 2 वीक्स में, ऐसे करके कभी 2 दिन के अंदर ही आ जाओ, पता चला अभी हमने किया ठीक 2 मिनट बाद फिर आ गया अपडेट, ऐसे करके अपडेट होते रहते मॉडल्स। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको एक अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, नहीं तो दोबारा इस वीडियो को समझना एंड देन आपको क्लियर हो जाएगी। एआई टास्क की बात करूँ तो देखो यहाँ पे एक टास्क आ गया, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू एआई डोमेन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी ये थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। ए स्कूल वांट्स टू प्रेडिक्ट स्टूडेंट एब्सेंट ड्यू टू इलनेस। वो जानना चाहते हैं कि बीमारी के, स्पेशली ड्यूरिंग फ्लू सीजन। बाय प्रेडिक्टिंग द लिकलीहुड ऑफ स्टूडेंट एब्सेंस द स्कूल कैन प्रिपेयर बाय एडजस्टिंग लेसन प्लान्स। जो स्कूल में स्टूडेंट्स एब्सेंट हो जाते हैं वो एडजस्ट कर सके कि लेसन प्लान, प्लानिंग फॉर सब्स्टिट्यूट टीचर्स और इम्प्लीमेंटिंग प्रिवेंटिव मेजर्स। This project uses AI to help administrators anticipate students' health trends based on the data for previous years from previous year। अब ये टास्क मिला है प्रॉब्लम स्कोपिंग करते हुए, बाकी का जिस तरीके से हम लोगों ने ये सारे मॉनिटरिंग किया था, मेंटेनेंस किया था, मॉडलिंग वगैरह, एवोल्यूशन, डिप्लॉयमेंट, वो फिर एक और टास्क में आपको कंप्लीट करना है। तो ये समझिए, इसको प्रैक्टिकल कीजिए जिस तरीके से करना है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू एआई डोमेन्स। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड लक।